Hello friends, good morning. Today I will discuss a very most important topic, Dobriner's law of time. It is so important for your examination point of view. So let us start Dobriner's law of time. चलिए, Dobriner's law of time. Dobriner's in 1829. In 1829, Dobriner proposed a law that was called law of tracts, जिसे law of tracts का नाम दिया गया। चूंकि डोब्रिनर ने एक लॉ प्रपोज किया in 1829 and in the respect of Dobriner it was called Dobriner law of tract और इसी कारण इसे Dobriner law of tract का नाम दिया गया। ठीक है, तो Dobriner law of tract was proposed in 1829 by Dobriner। चूंकि डोब्रिनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, डोब्रिनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे एंड इन द टाइम ऑफ डोब्रिनर और डोब्रिनर के समय ओनली 33 एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, इन द टाइम ऑफ डोब्रिनर ओनली 33 एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड ऑन दैट टाइम। ठीक है, और इसी कारण उन्होंने क्या किया, ठीक है, इसी कारण उन्होंने क्या किया, he arranged all the known elements on that time, ठीक है, he arranged all the known elements of similar chemical properties into the group of three on the basis of increasing order of atomic mass of the element and then he said, और तब उन्होंने क्या कहा यार, कि इन द टाइम ऑफ डोब्रिनर ओनली 33 एलिमेंट्स वाज डिस्कवर्ड, केवल 33 एलिमेंट डिस्कवर था। और जब 33 एलिमेंट केवल डिस्कवर था तो उसमें से इन्होंने क्या किया, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, इनटू द ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, और आफ्टर arranging all the elements of similar chemical properties into the group of 3 on the basis of increasing order of atomic mass of the element and then he said, यानी अरेंज करने के बाद तब उन्होंने क्या कहा, and then he said the atomic mass of middle element, the atomic mass of middle element was approximately equal to the arithmetic mean of the other two elements, It is the statement of Dobriner's law of tracts। तो कहा रहा है कि in 1829 Dobriner proposed a law that was called the law of tracts। law of tract का मतलब क्या होता है, he arranged all the known elements of similar chemical properties into the group of 3 on the basis of increasing order of atomic mass of the elements and then he said
और तब उन्होंने क्या कहा कि द मिडिल एलिमेंट्स, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, ठीक है। एंड दिस स्टेटमेंट वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ ट्राइड्स, और इसी स्टेटमेंट को लॉ ऑफ ट्राइड्स का नाम दिया गया, ठीक है। चूंकि उन्होंने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को 3 के ग्रुप में अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, और इसी को उन्होंने क्या किया, ट्राइड्स का नाम दिया गया। यही ट्राइड का मतलब क्या होता है, ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 के ग्रुप में जब इन्होंने अरेंज कर दिया, इसी को उन्होंने ट्राइड्स का नाम दिया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आप तक कि डोमिनेंस लॉ ऑफ ट्राइड क्या है, उन्होंने क्या किया, he arranged all the known elements of similar chemical properties into the group of 3 on the basis of increasing order of atomic mass of the elements, and after arranging into the group of 3 he said, अब 3 के ग्रुप में जब उन्होंने अरेंज कर दिया, 3 के ग्रुप में जब उन्होंने अरेंज कर दिया, तो अरेंज करने के बाद क्या कहा उन्होंने कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, चूंकि 3 के ग्रुप में अरेंज किया गया, तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ ट्राइड। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि यहां पर अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। अरिथमेटिक मीन, आपने एपी पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कहते किसे, लेट कर देते हैं यहां पर कि अगर कह रहा है कि ए बी एंड सी आर द 3 टर्म्स, ए बी सी आर द 3 टर्म्स, तो मेरा एपी क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, ठीक है। हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है, आप एपी के बारे में जानते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए कि ए बी सी आर इन एपी, दिस 3 टर्म्स आर इन एपी, इसे एपी में रखा गया, तो एपी के डेफिनेशन से हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एपी, एपी के डेफिनेशन से क्या कहा जाता है कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म आर कांस्टेंट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हेंस वी कैन से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एपी, according to definition of AP, we can say B minus A is equal to C minus B, क्योंकि हम जानते हैं the difference between the 2 consecutive term of an AP, is constant, और उस constant को हम क्या करते हैं, common difference का नाम देते हैं। Hence we can say B minus A is equal to C minus B is equal to क्या होता है, D होता है, जहाँ D क्या है, common difference है, एक constant distance, constant difference है, ठीक है। तो हम जानते हैं B minus A is equal to C minus B according to the definition of AP, and then we can say, hence we can say, देखिए यहाँ पर ये B माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो क्या होगा, B प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस C, hence we can say 2B is equal to A प्लस C, और इसलिए B is equal to क्या होगा, A प्लस C by 2। यहाँ पर B is called the arithmetic mean, यहाँ पर B is called the arithmetic mean of the other 2 terms A and C। ये A और C का arithmetic mean जो होगा वो क्या होगा, B होगा, ठीक है। यानी B किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, B रिप्रेजेंट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 टर्म्स A and C, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से, सिमिलरली इन्होंने क्या कहा कि जब 3 एलिमेंट को, when 3 elements of similar chemical properties are arranged into the group of 3, then the atomic mass of the middle element, तो atomic mass of the middle element similarly इसी तरह से atomic mass of the middle element was approximately equal to the arithmetic mean of the other 2 elements, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि D is the arithmetic mean of the other 2 constituent terms A and C, उसी प्रकार डोमिनेंस ने क्या कहा, the atomic mass of the middle element was approximately equal to the arithmetic mean of the other 2 elements, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ ट्राइड्स का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए इसे एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं।
जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर, हम जानते हैं फर्स्ट एक ग्रुप का एलिमेंट कौन कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया कि इन सभी एलिमेंट जिसका केमिकल प्रोडक्ट क्या था, सेम था। चूंकि कर रहा है लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, इन तीनों का केमिकल प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो सिमिलर केमिकल प्रोडक्ट वाले एलिमेंट को उन्होंने क्या किया, तीन के ग्रुप में अरेंज कर दिया। देखिए तीन के ग्रुप में इन्होंने क्या किया, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद क्या कहा गया, अरेंज करने के बाद कहा गया कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, atomic mass of the middle element was approximately equal to the arithmetic mean of the other two elements. Arithmetic mean of the other two elements. देखिए just like the arithmetic mean of NAP. Arithmetic mean is equal to B is equal to A plus C by 2. B क्या है यहाँ पर? B जो दिया हुआ है यहाँ पर मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म, और A और C जो दिया हुआ है वो क्या है आपका टर्मिनल टर्म है, A और C। ठीक है, उसी प्रकार कहा जा रहा है कि जब कह रहे हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटासियम को अगर अरेंज किया जाए इन एपी में, अरेंजिंग किया जा रहा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एंड देन ही सेड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू। ठीक है ना। अब हम जानते हैं यहां पर कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23। लिथियम का कितना होता है, 7। पोटासियम का कितना होता है, 39/2 इज इक्वल टू 46/2। अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, इक्वल टू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट के इक्वल आ रहा है या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसी कारण इट फॉलो द लॉ ऑफ ट्रांस, ये जो है आपको लॉ ऑफ ट्रांस को फॉलो करता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कहा है यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को भी अगर अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रांस, according to the law of Treid, atomic mass of the middle element was approximately equal to the arithmetic mean of the other two। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर हम जानते हैं क्लोरीन एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। आयोडीन का कितना होता है, अप्रॉक्स 127 अपॉन क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 162.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 81.25, 81.25, which is approx equal to the, which is approx equal to the bromine, bromine का कितना होता है, approx 80, approx 80। यानी ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द, इंडिकेट कर रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ ट्राइड, और इससे ही हम क्या करते हैं, डोमिनेंस लॉ ऑफ ट्राइड का स्टेटमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इन द टाइम ऑफ डोमिनेंस, इन द टाइम ऑफ डोमिनेंस ओनली 33 एलिमेंट्स वाज डिस्कवर्ड, केवल 33 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ। ठीक है, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अदर एलिमेंट ऑल द एलिमेंट्स कुड नॉट बी पुट इनटू द ग्रुप ऑफ 3। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि इनका जो लॉ था, इनका जो लॉ था वो क्या था, ग्रुप 3 पर था, यानी सभी एलिमेंट को 3 के ग्रुप में अरेंज कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो अदर 2 एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन ऑल द एलिमेंट्स कुड नॉट बी पुट इनटू द ग्रुप ऑफ 3, लेकिन सभी एलिमेंट को 3 के ग्रुप में अरेंज नहीं किया जा सका, एंड दैट्स व्हाई डोमिनेंस लॉ ऑफ ट्राइड वेर वायलेटेड, और इसी कारण डोमिनेंस लॉ ऑफ ट्राइड को वायलेट कर दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ ट्राइड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ ट्राइड, डोमिनेंस लॉ ऑफ ट्राइड,
डोब्रेनस लॉ ऑफ फ्राइड। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ डोब्रेनस लॉ ऑफ फ्राइड, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप मतलब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स of the same group or similar chemical properties elements could not be put into the group of 3। लेकिन इनका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था? इनका सबसे बड़ा डिमेरिट यही था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को अगर 3 के ग्रुप में अरेंज किया गया तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप कुड नॉट बी पुट इनटू द ग्रुप ऑफ 3। इसे 3 के ग्रुप में अरेंज नहीं किया जा सके, ठीक है। और इसी कारण जो है डोब्रेनस लॉ ऑफ फ्राइड वेयर वायलेटेड, और इसी कारण डोब्रेनस लॉ ऑफ फ्राइड को वायलेट कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। हम जानते हैं तीनों जो है तीनों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। और तीनों जो है सेम ग्रुप का भी एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन तीनों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट है, ठीक है। तीनों सेम ग्रुप का एलिमेंट है और तीनों जो है वो अरेंज जो किया गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास पर भी अरेंज किया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आना क्या चाहिए? आना ये चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन was approximately equal to the atomic mean of the other two elements chlorine और bromine। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि इसका जो एलिमेंट है ना, should be approximately equal to the atomic mean of the other two elements chlorine और bromine। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे देखिए अब क्लोरीन का एटॉमिक मास इज इक्वल टू the atomic mean of the other two elements, जैसे फ्लोरीन और प्लस क्या आ जाएगा ब्रोमीन अपॉन क्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का जानते कितना होता है? 90। क्लोरीन का कितना होता है? 90। ब्रोमीन का कितना हो गया? 80/2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 99/2। यहाँ लगभग कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, लगभग आपका दिया हुआ है 950 यानी 49.5, ठीक है, 49.5। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन का जो होता है वो कितना होता है? 35.5। दिस इज नॉट इक्वल टू, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है। तो ऐसा बहुत सा पेयर है, ऐसा बहुत सा अरेंजमेंट है जिसमें सभी एलिमेंट को 3 के ग्रुप में अरेंज नहीं किया जा सका, ठीक है। और इसी कारण जो है डोब्रेनस लॉ ऑफ फ्राइड वाज वायलेटेड, और इसी कारण जो है डोब्रेनस लॉ ऑफ फ्राइड को वायलेट कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहिए, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।